अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकरार। आज हमारी टीम पहुंची है सिंध के एक बहुत ही अहम शहर में जिसका नाम है रत्तो डेरो। ये अहम इसलिए है कि इस शहर से MPA हैं फरियाल तालपुर साहिबा और यहाँ से MNA हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। इस हिसाब से इस शहर को बहुत डेवलप होना चाहिए, यहाँ पे तरक्याती काम बड़ी तेज़ी से होने चाहिए। क्या ऐसा है, ये हम आपको शहर की सैर करके दिखाते हैं और आप भी हमारे साथ साथ रहिए और देखिए कि इस शहर में क्या काम हुए हैं और अगर नहीं हुए तो उसकी क्या वजूहात है। इस वक्त टीम अवाम की आवाज़ मौजूद है तालुका अस्पताल रत्तो डेरो के बाहर और इसी अस्पताल में 2019 से लेकर 2021 तक 2100 एड्स के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें 1500 बच्चे हैं। और इस वक्त जिस अस्पताल के बाहर हम मौजूद हैं, इसी के अंदर एक यूनिट कायम किया गया है जो एड्स कंट्रोल यूनिट के नाम से चलाया जा रहा है, जिसमें WHO ने और यूनिसेफ ने ताउन किया है। लेकिन हुकूमत की जानिब से क्या किया जा रहा है, कैसे फैसिलिटेट किया जा रहा है लोगों को और एड्स की रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत की जानिब से, ज़रा अंदर चल के देखते हैं। हमारे साथ गुलबहार शेख साहब मौजूद हैं जो कि रत्तो डेरो के मकामी सहाफ़ी भी हैं। HIV की ख़बर सबसे पहले इन्होंने ही रिपोर्ट की थी और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनकी अपनी बेटी भी एड्स का शिकार हो गई। ये मर्ज़ यहाँ किस तरह से फैला, क्या इसके लिए कोई खुसूसी इक़दाम उठाए गए हैं कि इसको रोका जा सके? आपको कैसे अंदाज़ा हुआ कि आपके शहर के अंदर ये मूजी मर्ज़ फैल गया है? एक यहाँ का रिहायशी था, उन्होंने अपने फेसबुक स्टेटस रखा था कि मेरी बच्ची HIV पॉजिटिव है, वो मैंने 7 लाख रुपए खर्च किया हुआ है, तो अभी तक वो ठीक नहीं हो रही है। मैंने उनसे उसकी और उसकी वाइफ की जो है ना रिपोर्ट्स के बारे में पूछा। उन्होंने कहा मेरी और मेरी वाइफ की नेगेटिव है। तो मैं हैरान रह गया कि भाई आपकी नेगेटिव है तो बच्ची पॉजिटिव कैसे आ सकती है। फिर उन्होंने मज़ीद बताया कि मैं नहीं हूँ, सिर्फ यहाँ के रत्तो डेरो के 6 और बच्चे भी हैं जो इसी तरह का केसेस है, वो कराची से दवाई लेते हैं। यहाँ लाड़काना में उनका कोई भी बंदोबस्त नहीं है। ये 24 अप्रैल 2019 को ये आउटब्रेक हुआ था HIV का। उसके बाद ये मुसलसल केसेस जो है ना सामने आते गए। यहाँ स्क्रीनिंग कैंप लगी और धड़ाधड़ के केसेस यहाँ पर शुरू होने लगे और अभी तक जो है ना 2100 के करीब जो HIV पॉजिटिव है, उनमें से बच्चे जो है मोस्टली वो 1500 के करीब बच्चे हैं। और हैरान कुन ये बात ये है कि उनके वालिदैन नेगेटिव है। ARE मेडिसिन जो है ना वो 3 माह तक, तो आउटब्रेक के बाद 3 माह तक ARE मेडिसिन नहीं थी। इसका डोज इस तरह है कि अगर रात को 8 बजे पिलाया तो सुबह को 8 बजे पिलाना है। अगर 1-2 डोज मिस हो जाते हैं, शॉर्टेज हो जाती है, तो फिर जो है ना वो जो पिछली मरतबा जो इन्होंने डोज लिए तो उनका असर भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। CD4 की जो टेस्ट होती है हर 3 माह इस पेशेंट की जो है ना वो CD4 की जो टेस्ट होती है वो 21,000 की अगर बाहर से हम करवाएं तो यहाँ फ्री में होती है। तो यहाँ भी ये कभी कभी किट्स का मसला आ जाता है, तो किट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है, भाई ऊपर से नहीं आई है। तो ये सारा WHO देती है, यूनिसेफ वाले देते हैं, ये खैराती है, जब उनकी मर्जी है अगर वो दें तो दे, ना दे तो इनसे कोई पूछने वाला तो नहीं है। एक और बात आपको बताती चलूँ, हमें इत्तला ये भी मिली है कि कल HIV की वजह से यहाँ पर एक पेशेंट का इंतकाल भी हो गया है। दूसरे एक डॉक्टर साहब जो यहाँ अपनी पेशावराना सलाहियात बरूए कार लाते थे, लोगों का इलाज भी करते थे, वो खुद भी HIV पॉजिटिव हुए हैं। इस वक्त जिन साहब के साथ हम मौजूद हैं, बड़े अफसोस के साथ मैं आपको ये बताऊँ कि ये खुद, इनकी बेगम, इनके 2 बच्चे HIV पॉजिटिव हैं और इस वक्त इनके साथ आप जो एक छोटा नन्हा सा बच्चा देख रहे हैं वो नौमौलूद है और उसका टेस्ट कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि इनको कब पता चला कि ये इस मर्ज़ में मुब्तला है और कैसे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। हमारा एक बच्चा पहले जो को इंतकाल हो गया, उसकी मालूम हमको नहीं था, दूसरे पे मालूम हो गया, वो भी इंतकाल हो गया, हमारा इलाज चल रहा है। बच्चों की कितनी उम्र थी? एक थी 7 साल की, एक 5 साल की। आपको पता कैसे चला कि आपके बच्चे इस मर्ज़ में मुब्तला हुए? दूसरा जो बचाव था ना, उस पे लेके गया था लाड़काना, वहाँ पे चिल्ड्रेन पे हॉस्पिटल में दाखिल हो गया था, उन्होंने डॉक्टर ने लिख कर दिया। अच्छा, डॉक्टर ने लिख के दिया। क्या बच्चा बहुत बीमार था, बहुत कमज़ोर हो गया? जी कमज़ोर हो गया था, बीमार था। तो उससे फिर डॉक्टर ने आपको कहा, तो आपने टेस्ट कहाँ से कराया? वहाँ से लाड़काने से। उसके बाद आपने अपना और अपनी बेगम का कब टेस्ट कराया? वो टेस्ट इधर ही आया था, इन्होंने लिख कर दिया था आगा पे, वहाँ पे दोनों टेस्ट करवाया। आपने और अपनी बीवी? जी आपकी बीवी ने? जी। तो वो पॉजिटिव आया था? जी दोनों की। ये कब की बात है? ये तकरीबन साल हो जाएगा। 1 साल हो गया। जी। तो अभी आप अपने लिए क्या दवा ले रहे हैं?
यहाँ से टेबलेट देते हैं, बस वो आप खाते हैं? जी जी। तो कमज़ोरी, तबीयत की ख़राबी ऐसा महसूस होता है? जी जी, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, सही होता है। कभी आप ठीक महसूस करते हैं? ये आपका बच्चा कितने दिन का हो गया? ये 24 घंटे भी नहीं है इनको, अभी पैदा हुआ? जी हाँ। बहुत ही छोटा है। तो इनकी वालिदा कहाँ है? वो वहाँ पे है, डॉक्टरानी के पास है। अच्छा, वो भी हॉस्पिटल में है? जी, तो जी। डॉक्टर ने आपको कहा इस बच्चे का टेस्ट करा? जी ये छोटा सा मासूम बच्चा है और अभी इसको यहाँ लेके आए हैं। इनको ये कहा जा रहा है कि अभी टेस्ट का टाइम ख़त्म हो गया, अब आप वापस जाएं, ऐसा ही? जी जी। कब आपको बुलाया? सोमवार के दिन पे। 2 बच्चे ये एड्स की वजह से खो चुके हैं और एक वालिद और वालदा का दुख आप जान सकते हैं। अब मैं किस दिल के साथ ये प्रोग्राम कर रही हूँ, ज़ाहिर है आप आपको दिल खोल के तो नहीं दिखा सकते, लेकिन ये सब चीज़ें देख के दिल इतना कटता है, कुड़ता है, दुख होता है कि ये हुकूमत के करने के काम थे जिनको अब NGOs कर रही हैं। बाहर से फंडिंग आ रही है और इस अस्पताल को 24 आवर्स होना चाहिए, क्योंकि किसी भी मरीज़ को किसी भी वक्त दवा की ज़रूरत पड़ सकती है। दवा उनके लिए ऑक्सीजन और ज़िंदगी का काम कर रही है, सिर्फ इनका वाहिद सहारा ये दवाई है, इसके अलावा कोई हल नहीं है इस चीज़ का। और अल्लाह ताला इन लोगों के लिए कोई मोजज़ा करे, इन तमाम मरीज़ों को सेहतमंद कर दे, लेकिन जो यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं वो कोई ज़िम्मा उठाने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि फ़रियाल तालपुर साहिबा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप असम्बलियों में तो पहुँच गए, लेकिन आपने यहाँ की आवाम के लिए क्या किया। इतना बड़ा जो सानिया हो गुज़रा है, 2019 में यहाँ केसेस रिपोर्ट होने शुरू हुए, आज 2021 आ गया है, आपके केसेस 4, 5, 6 से बढ़ के अब 2100 केसेस हो चुके हैं और HIV के केसेस हैं। अब आप जो बेचारे मर्ज़ में मुब्तला हैं उनका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे ये मर्ज़ ना फैले, इसको रोका जा सके, उसके लिए तो इक़दामात कर रहे हैं। कोई खुदा का खौफ कर लें। अगर आपको दुनियावी कोई चीज़ आपके ज़मीर को नहीं झंझोड़ रही तो ये बात तो समझें कि एक खुदा ऊपर बैठा हुआ है जिसकी लाठी बेआवाज़ होती है। सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया था 2019 में, जब इस जगह से केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए थे। हम उसी सेंटर के अंदर मौजूद हैं। सेंटर की जो टाइमिंग्स बताई जा रही हैं वो 8 से 2 बजे तक बताई जा रही हैं। और मगफूर तेग बहादुर जो हैं यहाँ के इंचार्ज हैं, लेकिन वो हमसे बात नहीं कर रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे, उनका कहना है कि हमें चीफ सेक्रेटरी साहब की जानिब से इजाज़त नहीं है, इस सेंटर के बारे में वो हमें कुछ नहीं बता सकते, हम खुद ही देखें कि ये है क्या। और दूसरा हमें ये भी बताया गया है कि चिल्ड्रन जो HIV पॉजिटिव है उनके लिए 2 डॉक्टर्स हैं, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनके लिए 1 डॉक्टर हैं, इसी तरह मेल एडल्ट के लिए भी 1 डॉक्टर है। और ये सब MBBS हैं। और इनका ये कहना है कि बाहर से डॉक्टर्स आते हैं, हमें ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो हमसे बात नहीं कर रहे। और उन्होंने यही एक्सक्यूज़ दिया है कि उन्हें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं कि मीडिया टीम से बात ना की जाए, उन्हें कुछ ना बताया जाए। रत्तो डेरो का एक गांव है सेलरा, जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं। ऐसे यहाँ पर बहुत से और गांव भी हैं और यहाँ आने की वजह यह है कि इस गांव में 28 से 30 मरीज़ हैं जो HIV पॉजिटिव हैं। इसी तरह बाकी देहातों में भी अगर चले जाएं तो इतनी ही तादाद या इससे ज़्यादा तादाद है। यहाँ पर एक घर ऐसा भी है जो पूरी फैमिली HIV में मुब्तला है और उसमें छोटे बच्चे भी हैं, उनके वालिदैन भी हैं। उनके घर चलते हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं कि क्या कोई सहूलियात हैं और क्या उनको लगता है कि इस मर्ज़ को रोकने के लिए कोई इक़दाम किए गए। आज इस वक्त हम जिस घर में मौजूद हैं ये तारिक साहब का घर है और बदकिस्मती से इनके घर के 7 अफराद HIV के मरीज़ हैं, जिनमें से एक का इंतकाल भी हो चुका है। इनके अपने बच्चे भी, भांजे भतीजे इस मर्ज़ का शिकार हुए हैं। इनकी बीवी भी इस मर्ज़ में मुब्तला है और ये ख़ुद भी इस मर्ज़ के बाइस बड़ी तकलीफ़ में। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपको कैसे पता चला था कि आपको ये बीमारी लग गई है? ये मैंने टेस्ट कराई थी आगा खान से। और ये कितने साल पुरानी बात है? ये 2-3-4 साल हो गए। क्या महसूस होता था, ऐसी क्या तकलीफ़ थी जिसके बाद आप अस्पताल गए थे? मेरे को बुखार होता था बहुत, उसकी वजह से बुखार, सुबह को दिखाता था डॉक्टर को, शाम को फिर बुखार। कमज़ोरी भी जी, बहुत कमज़ोरी थी, मैं चल नहीं सकता था। मुझे अभी भी लग रहा है कि आपकी तबीयत इस वक्त कुछ ये बिस्तरा पड़ा है ना, मैं सारा दिन यहीं सो जाता। अभी ऑपरेशन कराई, जिसके वजह से डॉक्टर हाथ नहीं लगाते थे, तो अभी मैं कराची में जाके कराया। दवाएं अभी मिलती हैं यहाँ पे, पहले कराची जाता था लेने। अच्छा, अब रत्तो डेरो से? अब रत्तो डेरो से। जी जी। ये छोटी बेटी जी जी कितने साल की है? ये 5 साल की होगी। और इस बच्चे को भी? हाँ, इसको भी है। तो अब आपके घर में इतने सारे अफराद हैं, आपकी बीवी भी इसी मर्ज़ में मुब्तला है, तो हुकूमत कुछ कर रही है आपके लिए?
और कुछ नहीं, बस ये इसके लिए राशन देती है। अच्छा। और अभी फार्म भरा है, ये सिंध बैंक आपको पैसे मिलेंगे इस बच्चे की, इस बेटी के जी लिए। जी। भाई जब लोगों को ये बात पता चली थी तो आपके साथ कैसा सलूक था उनका? आते ही नहीं थे, हाथ भी नहीं देते थे और डर के चले जाते थे, खौफजदा होते थे। जी जी। अभी भी ऐसे ही है? जी, अभी थोड़ा थोड़ा हुआ, अभी थोड़ा बेहतर जी। है। तो आपके जो खानदान के लोग हैं या घर के लोग हैं, हाँ, वो नहीं करते, अपने वो लोग नहीं ठीक। करते। ये छोटा बच्चा है, अभी ये स्कूल जाएगा, अभी तो कोविड की वजह से स्कूल बंद है, या अपने मोहल्ले में बच्चों से खेलने की कोशिश करेगा। और फिर मैंने कहा कि जो माइंड सेट है, इसके दोस्तों को मना कर दिया जाएगा या स्कूल में इसको इस तरह की बातें की जाएंगी जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। तो इस सिलसिले में अवेयरनेस कैंपेन की भी शदीद ज़रूरत है कि जो मरीज़ है वो किसी एक मखसूस वजह से इस बीमारी का शिकार नहीं हुआ, उसकी लातादाद वजूहात हैं जिसके बायस ये बीमारी लग सकती है। और अगर किसी को बीमारी लग गई है तो वो अछूत वाली बीमारी नहीं है, किसी एक से ऐसे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती जब तक कोई खून ना किसी को दे, या आपस के कोई जिनसी ताल्लुकात ना हो, या फिर आपको सिरिंज के ज़रिए एक शख्स जो एड्स का मरीज़ है उसकी सिरिंज आपको लगाना दी जाए। अब हम उस डॉक्टर से आपको मिलवाते हैं जिसने पहली मर्तबा रत्तो डेरो में एड्स के मरीजों की तशखीस की। इस वक्त हम डॉक्टर इमरान साहब के साथ मौजूद हैं। ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने पहला HIV केस यहाँ पर डिटेक्ट किया था। वो कैसे और कब किया वो हम इनसे बात करते हैं। पहला केस आपने कब और कैसे डायग्नोज किया? इन 2019 22 फरवरी को एक बच्ची थी 16 माह की, उसे तकलीफ़ थी कि उसको नमोनिया, बुखार और काफ़ी और प्रॉब्लम्स थे। तो बैग ऑफ मेडिसिन उसके साथ थी, उसका बाप उसे ले आया था। जब मैंने उसका मुकम्मल एग्जामिन किया, देखा कि है क्या इसमें और क्यों नहीं इसे दवाइयाँ फ़ायदा दे रही, काफ़ी डॉक्टरों की उसमें हिस्ट्री थी। जब सब टेस्टें सब कुछ देखने के बाद जब मैंने देखा कि मुझे शक गुजरा कि इसे इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेटस तो नहीं है, क्यों दवा फ़ायदा नहीं दे रही। फिर मैंने इसे HIV एडवाइस की कि HIV टेस्ट करवा लें आप अपने बच्चे की, और इत्तफाकन वो जैसे टेस्ट आई तो पॉजिटिव आ गई। फिर मैंने और बच्चों की भी टेस्टें करवाना शुरू कर दी। तो 2 माह के कलील अरसे में फरवरी से अप्रैल तक 20 बच्चे मैंने डायग्नोस कर लिए। फिर उसके बाद एक बच्चे की फौतगी हो गई जिसकी वजह से ये चीज़ मीडिया में आ गई। सब बच्चों में तकरीबन ये हिस्ट्री थी कि उन्हें डॉक्टर्स के तरफ से ये चीज़, मुझे यही शक था कि गिफ्ट हुई है ये डिज़ीज़। अगर इसको हम ठीक तरीके से ट्रीट करें पेशेंट को तो द पेशेंट कैन लिव नॉर्मल लाइफ। तो यहाँ पर जो ये फैमिलीज आप बता रहे हैं जो शुरू में 20 केसेस डायग्नोस हुए थे, ये सब बिलो पॉवर्टी लाइन, दे ऑल आर पुअर, वेरी पुअर। तो उनमें यही हिस्ट्री थी कि पेशेंट यहाँ पर काफ़ी शौकीन हैं इंजेक्शंस के ना। तो हमने काफ़ी कन्विंस किया उनको कि आप इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट से ओरल ट्रीटमेंट पे ज़्यादा तवज्जो दें। यहाँ अभी भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, अभी भी काफ़ी काम दरकार है इस इशू के हिसाब से कि सोर्स स्टिल प्रेजेंट है, यानी सिरिंजेस और वही बेतहाशा काम चल रहा है। तो जब तक ये सोर्स बंद नहीं होगा तब तक नए केसेस भी आते रहेंगे। WHO की रिपोर्ट जो आई थी उसमें भी यही कहा गया कि अनएथिकल यूज़ ऑफ सिरिंजेस और इनजुडिशियस यूज़ ऑफ सिरिंजेस हैज़ लेड टू सच अ बिग क्राइसिस। तो यहाँ पर लोअर लॉक सिरिंज, जिसको हम ऑटो लॉक सिरिंज कहते हैं, वो अभी तक मुयसर नहीं हो सकी। अच्छा, ऑटो लॉक सिरिंज में क्या होता है कि अगर इंजेक्ट एक दफ़ा कर दें तो फिर वो क्लिक करके बंद हो जाती है, यानी वो रीयूज नहीं हो सकती। और जो पिस्टन फ्री सिरिंज होती है, दे कैन दो सिरिंजेस कैन बी यूज्ड। अभी देखें कि कोई ब्लड डोनेट करता है फैमिली मेंबर, वो बस जाके उसका ब्लड निकालते हैं और दूसरे शख्स को लगा देते हैं, उसके कोई टेस्ट नहीं होते। कहाँ कि उसका HIV टेस्ट भी लाजमी होना चाहिए, क्योंकि 5 टेस्टें लाजमी होती हैं, हेपेटाइटिस B, C, HIV, VDRL और MP। ये 5 टेस्टें ज़रूरी हैं पहले डोनर को जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसे ये कंफर्म करना है कि द डोनर इज़ हेल्दी और नॉट, उसके बाद उसकी ब्लड देनी है। गवर्नमेंट को इस तरफ रुझान लाना होगा सीरियस होके, सिंध हेल्थ केयर कमीशन स्पेशली के लेबॉर्ट्रीज़ जो अनइथिकल सब स्टैंडर्ड्स पे काम कर रही हैं, लेबॉर्ट्रीज़ खास करके यहाँ पर अभी भी रन कर रही हैं वो लेबॉर्ट्रीज़, तो उनको आके हैंडल करना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इस मर्ज़ को फैलने से रोकना है, जिसके लिए हुकूमत सिंध को ही इक़दाम उठाने हैं, वरना अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आ जाए कि आपके लिए इस मर्ज़ की रोकथाम के लिए कोई इक़दाम रह ही ना जाएं और वक्त आपके हाथ से निकल जाए। 1 साल से यहाँ जो फंड्स आ रहे हैं वो आपस में मिलके माना जो कुछ हजम कर रहे हैं। 2.5 लाख के लोग तकरीबन 80% यहाँ पीने का पानी अभी तक मुहैया नहीं कर सके। इधर 24 क्लास ड्यूटी करते हैं, दिन का भी रात का भी। अभी इस वक्त हमारा पगार बंद है।
रत्तो डेरो में दो बड़े मंसूबे बनाने की कोशिश की गई। एक तो शहर का निकासी आब और दूसरा आवाम के लिए पीने का साफ पानी। लेकिन दोनों मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद दोनों ही मंसूबे बुरी तरह से नाकाम रहे और आवाम को रत्ती बराबर भी फायदा ना हुआ। इस वक्त आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि मैं किसी कचरा कुंडी के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे कचरे का ढेर है जिसको उठाया जाना है, या शायद शहर का सारा कचरा यहाँ पर जमा होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का मेन गेट है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये रत्तो डेरो का वाहिद कॉलेज है। कॉलेज का दरवाज़ा इस वक्त आपको खुला दिखाई दे रहा है। ज़रा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कॉलेज के बाहर तो ये हालात हैं, अंदर क्या है। आ जाएं। ये गेट जहाँ से हम दाखिल हुए हैं गर्ल्स डिग्री कॉलेज का रास्ता है, जो आगे चलकर एक दीवार से बंद है और टूटी हुई दीवार है जहाँ से सिर्फ जानवर ही अंदर जा सकते हैं। अभी तक कॉलेज को रास्ता नहीं दिया गया और एक आर्जी रास्ता है जो बॉयज कॉलेज से गुजरता है। गेट से हम काफ़ी फासला तय करके आ गए हैं। धूल है, मिट्टी है, एक कच्चा रोड है और ये आप देखिए कचरा कुंडी, गटर का पानी भी जमा है यहाँ पे, गलाजत है। अभी तक कॉलेज की बिल्डिंग नहीं आई है, तो हम ज़रूर जाके अंदर देखना चाहेंगे कि कॉलेज है कैसा, है कहाँ और क्या हालात है। ये है गर्ल्स डिग्री कॉलेज, जिसका एक हिस्सा, एक ब्लॉक तामीर हो चुका है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि इस वक्त ये गैर फाल है। यहाँ पर कोई तालीमी सरगर्मी नहीं हो रही। यहाँ की बच्चियाँ पता नहीं कहाँ जाके तालीम हासिल करती हैं। यहाँ के लोकल लोग हमसे बात करना चाहते हैं अपनी बच्चियों की तालीम के हवाले से, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। ये कॉलेज तो कभी खुला ही नहीं होगा। ये 2010 से लेकर इसकी बजट मंजूर हो गई थी, बनना शुरू किया, अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ है। हमारी बदकिस्मती शहर वालों की ये है, यहाँ सियासी चक्कर में यहाँ जो ठेकेदार से मिलते हैं तो हमें बजट नहीं मिलती है। बजट वाले कहते हैं हमने पूरी बजट दी है, कोई सहूलत मुयसर नहीं है। और रास्ता आपने सारा देखा। और बड़ी बदकिस्मती ये है तो हमें जो पता चला है तो 1 साल से रिकॉर्ड में ये कॉलेज चलना शुरू हो गई है। अच्छा। हाँ, ये मैं गारंटी से बात, 1 साल से यहाँ जो फंड्स आ रहे हैं वो खा रहे हैं, सैलरी जो भी आ रही है वो आपस में मिलके माना जो मना हजम कर रहे हैं। अभी इसका जो इंतज़ामिया है वो बॉयज़ कॉलेज के किसी बिल्डिंग में बैठता है, इधर बैठने के लिए तैयार नहीं। हमारी बच्चियां यहाँ कैसे तालीम पे रहेंगी, कोई सहूलत नहीं है। और बड़ी बदकिस्मती हमारे इस तक में जो MP जो MNA है ना, वो सिर्फ हमें इलेक्शन में नज़र आते हैं। ये बात तो हर कोई कहता है, लेकिन फिर अगली दफ़ा उन्हें ही वोट दे देते हैं, फिर असेंबली में पहुंचा देते हैं। फिर क्या करें, बदकिस्मती है, को मुतबादिल भी नहीं है। कोशिश करेगा इंशाल्लाह तब्दीली आ जाएगी। कौन कोशिश करेगा मेरे भाई? हम ही करेंगे कोशिश। आप लोग जब तक वोट की ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, बदलेगा कुछ भी नहीं। अब ये देखें 2010 में ये मंसूबा बनना शुरू हुआ था, जिसका मकसद ये था कि यहाँ की बच्चियों को तालीम दी जा सके। वो इस हालत में है, आप देख लें, इतनी बड़ी ज़मीन है जिसको सिर्फ ज़ाया कर दिया गया है। और ये जो फंड्स लगे हैं ये भी ज़ाया हैं। इनके मुताबिक 1 साल हो गया है जब से कागज़ों पर ये कॉलेज चल रहा है, यानी कि साथसा को भी भर्ती किया गया होगा, साथसा तालीम भी दे रहे होंगे तालिबात को, लेकिन फ़िज़िकली यहाँ पर कुछ ऐसा मौजूद नहीं है। तो जो मैट्रिक के बाद बच्चियाँ हैं वो फिर तालीम हासिल नहीं कर पाती, और जो मैट्रिक तक की बच्चियों का भी मयार तालीम है वो भी कोई इतना ख़ास नहीं है। और उसके बाद तालीम जारी अगर उन्हें रखनी है तो किसी दूसरे शहर में जाएं, वहाँ पढ़ें। रत्तो डेरो में उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। हमें ये भी पता चला कि इस डिग्री कॉलेज का बजट 2010 में मंजूर हुआ और काम शुरू किया गया। बिल्डिंग का 85% काम मुकम्मल हो चुका है और स्टाफ को तनख्वाहें भी मिल रही हैं, लेकिन बच्चियों की तालीम और तदरीस का काम शुरू नहीं हुआ। ये कॉलेज भी 7 कॉलेज की तरह 1/3 मुकम्मल कर चुका है, मगर मुकम्मल ना हो सका और बच्चियों की तालीम बुरी तरह मुतासिर हो रही है। ये कॉलेज चलता है? ये गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, वो नहीं चलता है। और इसकी जो बिल्डिंग है वो 95 से अब वो कंप्लीट है। अभी वो फंक्शन के लिए उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है सिर्फ बैठने के सिवा। रास्ता इसका जो है उसमें थोड़ा सा मसला है, वो बजट की वजह से। अभी भी जो कॉन्ट्रैक्टर से रब्ता हुआ है तो वो कह रहा है कि तकरीबन 7 मिलियन मेरी वो लायबिलिटी है गवर्नमेंट के पास। 10 साल हुए हैं इस कॉलेज को, वो नहीं अभी तक नहीं चला। अब हम आपको रत्तो डेरो शहर के अंदर फिल्टर प्लांट्स की हालत दिखाएंगे, जो बड़े मंसूबे का हिस्सा था। लेकिन इस प्रोजेक्ट की नाकामी भी आप अपनी आंखों से देखें और किस तरह से अवाम के पैसों को जाया कर दिया गया। ये नाअहली नहीं तो और क्या है। सिंध वाटर सप्लाई स्कीम के तहत 12 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसके तहत यहाँ पर पानी पहुँचना था, साफ़ सुथरा फिल्टर्ड वाटर।
लेकिन वो स्कीम कामयाब नहीं हुई। फिर 2 करोड़ रुपए और ऐड किए गए, उसके बाद फिर 2 करोड़ रुपए और ऐड किए गए, यानी कि 16 करोड़, लेकिन वो स्कीम कामयाब नहीं हुई। जिसके बाद इस तरह से फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स मुख्तलिफ़ जगह लगाए गए कि यहाँ से लोग नल से पानी भर के ले जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ पाइप है, ना इसके आगे नल है, ना ऐसा लग रहा है कभी इसने काम किया हो। तो ये कितने पॉइंट्स होंगे शहर में इस तरह के? ये तकरीबन 6-7 जो है ना इस तरह के ये प्लांट्स लगे थे, फिल्टर प्लांट्स। शुरू में स्कीम दी गई थी 12 करोड़ की, वो नहीं चल सकी। उसके बाद आपने जैसे बताया कि 2 करोड़ बाद में रिलीज़ किए गए कि भाई इसको दोबारा से शुरू करो, फिर भी शुरू नहीं हुई। उसके बाद 2 करोड़ फिर दिए गए, फिर भी शुरू नहीं हुई। तो यहाँ सिटी में जो है ना ये 6 तकरीबन ऐसे प्लांट्स लगाए गए, लेकिन ये शुरू ही नहीं हुए। तो यहाँ की तकरीबन 2.5 लाख की आबादी है यहाँ की सिटी की, तो ये 2.5 लाख के लोग तकरीबन 80% यहाँ पीने का पानी अभी तक मुहैया नहीं कर सके। इस हल्के के अवाम की बदकिस्मती ये है, कह लें कि यहाँ के पीने के लिए भी इनको पानी ख़रीदना पड़ता है, और फ़ी घर 2 गैलन तकरीबन पानी पीता है। 40 रुपए का पानी वो रोज़ाना ख़रीद करके पी रहे हैं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने अपने हल्के के लोगों को पानी भी अभी तक पीने का मुहैया नहीं किया हुआ। ये बच्चे आप देख रहे हैं पानी भरे थे, मैंने ज़रा इनसे बातचीत करने के लिए इनको रोका है। कहाँ से आए बेटा? पानी भरने आए थे? पानी भरने आए थे। तो ये पानी कहाँ इस्तेमाल होगा? ये घर में इस्तेमाल होता है पीने के लिए। अच्छा ठीक है, अपने घर में इस्तेमाल करोगे? नहीं, ये हम बेचते हैं पानी। बेचते हो? 1 गैलन कितने का बेचते? 20 रुपए का। 20 रुपए का। आप भी इनके साथ ही काम करते हो? तो आपके घरों में जो पानी आता है वो कैसा होता है? वो जो है ना खारा पानी है। अच्छा। हाँ, नमकीन है वो। तो आप लोग पीने के लिए यहाँ से भरते हो, खुद भी इस्तेमाल करते हो? खुद भी इस्तेमाल भी करते हैं और पड़ोसियों को भी देते हैं। अच्छा ठीक है। आप सारे के सारे रत्तो डेरो के रहने वाले हो? जी, मौला मीरल जखरे से हम वहाँ से राश हमारे वहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो वहाँ से रोज़ाना यहाँ आते हो? जी ठीक है, इतनी दूर आके और पानी भर के फिर ले जाते हो? ठीक है, ये सिर्फ अकेले ये बच्चे नहीं हैं जो पानी भर के ले जाते हैं, इस तरह के और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने ज़रिए रोज़गार बनाया हुआ है। यहाँ से हैंड पंप्स लगे हुए हैं, वहाँ से पानी भरते हैं, जो ज़मीन से निकलता है साफ़ और मीठा पानी, उसको बेच देते हैं। इसी तरह से जो घरों के रहने वाले अफराद हैं, ये आपको बाइक साइड में खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, ये इन्होंने कूलर पकड़े हुए, ये पानी भर रहे हैं। ये जगह है उस मंसूबे की जहाँ से रत्तो डेरो की आवाम को साफ़ मीठा पानी फराहम किया जाना था, और इसका इफ्तिताह इस वक्त की MPA फरियाल तालपुर साहिबा ने किया था, जो उस ज़माने में MNA थी, और इस पर लागत लिखी हुई है 112.931, यानी तकरीबन 113 मिलियन मंजूर हो चुके थे जिसको खर्च किया जाना था, लेकिन वो आज तक पता नहीं पैसे कहाँ गए, मंसूबा कहाँ गया, वो पानी की फराहमी जो है वो मुमकिन ना हो पाई। और ये जो खंडर नुमा जगह आप देख रहे हैं, यहाँ से इस मंसूबे को शुरू होना था, लेकिन ये शुरू होने से पहले ही ठप हो गया। क्या हाल है भाई? हाल खैर है। ठीक है, ये बताएं कि ये क्या है? ये व्हाट्सएप पिलाया रत्तो डेरो। तो ये कभी चलता भी था? 1 साल चलता था, उसके बाद खत्म हुआ था। ये आप यहाँ पे चौकीदारी करते हैं? ये हमारा ड्यूटी इधर बाजार जा रहे थे ड्यूटी के, जमीन भी हमारा है। सही है। और ये जमीन भी दिया है, और इसको ऑर्डर भी हमारे कच्चा दिया है, पक्का कभी पगार तनख्वाह है कभी नहीं है। तनख्वाह आखिरी दफा कब मिली थी? 5000 मिली थी। 5000 मिली थी? जी जी। आप सरकारी मुलाजिम हैं या यहाँ किसी प्राइवेट? प्राइवेट। प्राइवेट किसने आपको यहाँ रखा था? ये रत्तो डेरो म्युनिसिपल कमेटी। रहते कहाँ हैं आप? ये सामू गाँव है हमारा। आप वहाँ से यहाँ आते हैं, ड्यूटी करते हैं, किस चीज़ की रखवाली करते हैं मेरे भाई? इधर 24 क्लास ड्यूटी करते हैं, दिन का भी रात का भी, इस सारे को हम ड्यूटी करते हैं। इसके बाद में 1.5 लाख हमने उसके दिया है, तो हमारे ऑर्डर एक दे दो, उसका एग्रीमेंट भी है हमारे पास, एग्रीमेंट किया है, तो आगे एक ऑर्डर हमारे को जिस टाइम आए हमारे को दे दो। वो 2021 होगा, अभी हमारे को ऑर्डर नहीं है, कच्चा ऑर्डर है। म्युनिसिपल कमेटी ने 2017 में दिया है हमारे को, अभी इस वक्त हमारा पगार बंद है। इस पर में कमिश्नर बोला था आपको तनख्वाह देगी, फिर भी 6 महीने का नहीं मिला, 1 महीने का 5000 मिलेगा, 6 महीने का तनख्वाह लेके गई। आपको तनख्वाह नहीं मिली? मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कुछ पैसे 1.5 लाख रुपया? जी, वो पब्लिक हेल्थ जो है ना उसको दिया है, इम्तियाज अबड़ो। आपने दिया है? जी जी। 1.5 लाख रुपया इम्तियाज अबड़ो साहब को? इम्तियाज अबड़ो, उसका सही भी है हमारे पास है वो 1.5 लाख रुपए मेरे भाई किस लिए दिए थे? वो हमारा नौकरी के लिए दिया, मेरे बाप जो है ना उसने दिया था। यहाँ एक और नई कहानी हमारे सामने आ गई। हम जो सुनते हैं ना, रिश्वत ले रहे हैं, सिफारिश हो रही है, करप्शन हो रही है। 2017 में इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, एग्रीमेंट के पेपर्स इसके पास हैं, और इसका कहना है कि ये कहा गया था तुम्हें पक्के पेपर दे देंगे। अब वो पता नहीं बेचारे को एग्रीमेंट के नाम पे क्या पर्चा थमाया होगा, तो वो यहाँ बैठा रहता है, रखवाली करता रहता है। ये 2-3 मोटर्स जो लगी हुई हैं इनकी, और ये इस PMT की, और इसको मिलता कुछ नहीं।
यहाँ पे जनरेटर लगा दिया गया है, बड़ा हैवी ड्यूटी किस्म का जनरेटर लग रहा है। ऐसा ही एक जनरेटर उधर भी है, इधर भी है, 3 जनरेटर्स हैं। ये ज़मीन ये जो चौकीदार भाई थे इन्हीं की ख़ानदान से 6 लाख रुपए में ख़रीदी गई। तो इनके साथ भी जुल्म हुआ और आवाम के साथ जितना जुल्म होता है वो तो हम आपको दिखा रहे हैं। ज़्यादातर किस तरह के मसाइल? घरेलू मसाइल होते हैं, फैमिली इशूज़ होते हैं, लेडीज़ के हवाले से आते हैं। अरैल टालपुर साहबा ने जिस स्कीम का इफ्तिताह किया, ये तो बड़ी बात है ना। उसने आया बड़े शौक शान से इस्तीफा किया, उसका वो पानी नहीं चला। लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों का हम विजिट कर रहे हैं। रोड से गुजरते हुए एक ये बस मुझे दिखाई दी जिसके ऊपर लिखा है फैसिलिटेशन बस डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाड़कानो, और यहाँ पर ऑफिसर्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी ड्यूटी यहाँ है? बिल्कुल, मैं PFC के इंचार्ज हूँ। मेरा नाम गुलाम बतूल है, इंस्पेक्टर हूँ मैं। और ये जो बस है हमारी शेड्यूल के मुताबिक एक हफ्ते में निकलती है, हमें दूर दराज इलाकों में जाती है, वहाँ पब्लिक को हम प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है बस? ये प्रोवाइड करती है टेनेंट एम्प्लॉय, जो मुलाजिम की एंट्रियाँ होती हैं वो करती है। जहाँ किसी का कार NIC गुम हो जाता है वो स्लास रिपोर्ट भी बनाती है। और देहातों में जाते हैं, वहाँ पे औरतों को होप करते हैं जहाँ आप आए, मसले आपके हल होंगे, घरेलू झगड़े होते हैं, यहाँ को ज़मीनी के तकरार होते हैं, साहब के DI साहब बैठा हुआ है, SSP साहब बैठा हुआ है, उनके पास आप आए, आपके मसले हल होंगे। आप एज ए स्टाफ सब लोग साथ होते हैं? जी बिल्कुल, बस के अंदर ही? जी बिल्कुल। तो हम जरा देखें बस के अंदर क्या है। आ जाए जी, जरा बस के अंदर चल के देखते हैं। वैसे तो SSP और DIG तक रसाई जो है आवाम के लिए एक मुश्किल काम है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसके ज़रिए से बहुत सी कंप्लेंट्स लोगों की रजिस्टर होती हैं, तो अंदर चल के देखते हैं। अच्छा जी, ये आपका कमरा है, यहाँ पे ख़वातीन आती हैं? बिल्कुल, ख़वातीन भी आती हैं और मसाले सुनते भी हैं और कोशिश करते हैं उनके मसले का हल ढूंढें और मसला हल भी करें। ज़्यादातर किस तरह के मसाइल? घरेलू मसाले होते हैं, फैमिली इशूज़ होते हैं, लेडीज़ के हवाले से आते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1000 से केसेस ऊपर सॉल्व किए हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी प्रोग्रेस PFC की बड़ी अच्छी है और इंशाल्लाह ताला आगे भी हमारी यही कोशिश होती है कि पब्लिक को प्रोवाइड करें सहूलत, डोर टू डोर जाते हैं। ये कब से शुरू हुआ है? इसको बहुत अरसा हुआ है, मेरे ख्याल में 6 माह से ज़्यादा, या तकरीबन साल हो गया। एक साल हो गए। हाँ, यहाँ पर आप देखें कि डिस्ट्रिक्ट लाड़काना मोबाइल वर्कशॉप, ये पुलिस की जानिब से एक वर्कशॉप बनाई गई है, मोबाइल वर्कशॉप। ये इसके अंदर कुछ आलात वगैरह होते हैं और अगर कोई टायर पंक्चर हो जाए या कोई छोटी मोटी ख़राबी आ जाए तो ये उसको हल कर सकते हैं। अच्छा जी, कौन होता है इस मोबाइल के साथ? ये मिस्त्री है मैडम जी। अच्छा। मैकेनिक है हम। आपके पास कॉल आती है तो आप जाते हैं? जी हाँ, कॉल आती है, हमने नंबर दिए हैं जनाब SSP लाड़काना साहब के हुक्म के मुताबिक हम निकलते हैं। बाईपास बार तालकों में भी जाते हैं, तो जहाँ पर भी गाड़ी ख़राब होती है फिर हम उसको बना के और उसको जैसा कि अभी गाड़ी रवाना करते हैं। जी, रवाना करते हैं उसको। कितने पैसे लेते हैं? पैसे नहीं है, हम जी हम पुलिस के बंदे हैं, पुलिस के मैकेनिक पैसे नहीं लेते, गाड़ी खराब होती है जी पहुँच जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रत्तो डेरो के प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट साहब के साथ, जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं, और रत्तो डेरो के जो मसाइल रहे हैं और डेवलपमेंट में जो कोताहियाँ हुई हैं उन पर इनकी गहरी नज़र है। तो इनसे बातचीत करके थोड़ी मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका शहर विज़िट करके आए हैं, बड़े मसले हैं। मेरे ख्याल में तो यहाँ हुक्मरान जमात की जो है ना सबसे बड़ी कोताही है। उन लोगों ने रत्तो डेरो सिटी के डेवलपमेंट के लिए खूबसूरती के साथ ड्रेनेज और वाटर के 2 मंसूबे लिए। 3 अरब रुपया यानी 1.5 लाख की करीब 2.25 लाख की आबादी के शहर पे, जो सराउंडिंग जो है ना, मेरे ख्याल में 5 किलोमीटर भी नहीं होगा शहर सराउंडिंग, उसमें जो इन लोगों ने बजट दिए तो यहाँ हालत तो उसके जो पहले वाला रत्तो डेरो था उससे भी बिगड़ गई है। तो वो 3 अरब रुपए से अगर आधे से आधा भी लग जाता तो शहर की तो हालत ही बदल जाती। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये 5 अरब का पैकेज दिया था 2010 में रत्तो डेरो की खूबसूरती के लिए। उसमें इनको पार्क संवारने थे, ड्रेन संवारनी थी, लाइटिंग लगवानी थी और मीठा पानी देना था और ड्रेनेज के नाम के सुधारा था। सिर्फ ये 3 अरब, बिल्डिंग्स के और हैं पैसे, ड्रेनेज निज़ाम जो है इनको नीचे बनाना था, ओला की तरफ बना था, इन लोगों ने ओवर की तरफ बना था। 1.5 अरब रुपया नाजायज़ चला गया है।
जाया हो गया। ऑन द रिकॉर्ड प्रूफ बजट सब कुछ मेरे पास कागजात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी नायाली तो इसमें है, नेशनल हाईवे वाले ठेकेदार को शहर की नालियों में ठेका दे दिया, वो भी 30 करोड़ रुपए का। मैं आपको विजिट करा सकता हूँ, एक भी नाली उसकी जो है ना नहीं चल रही, क्योंकि वो उसकी एजेंसी नहीं थी, उसको इस ड्रेनेज के निज़ाम से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को थी कि अगर आप उनके इंजीनियरों को दे दे, लेकिन उनको म्यूनिसिपल ने नहीं दिया। पैसों की एवज, करप्शन की एवज मनपसंद ठेकेदारों को दे दिया। ये बड़ा अहम हल्का है। यहाँ पर जो MPA साहिबा हैं वो फरियाल तालपुर हैं और MNA जो हैं वो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग यहाँ पर हैं, बल्कि पावर में वो लोग हैं। उसके बावजूद ये हाल है इस शहर का। मेरे ख्याल में फरियाल तालपुर साहिबा यहाँ तो MP है, क्योंकि ये तो लोग यहाँ के देखते हैं 4 किलोमीटर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मज़ार है और बेनज़ीर की मज़ार है। ये तो लोग उन मज़ारों को देखकर लोग देते, इनको तो नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि फरियाल तालपुर साहबा ने जिस स्कीम का इफ्तिताह किया, ये तो बड़ी बात है ना। उसने आया बड़े शौक शान से इस्तीफा किया, उसका वो पानी नहीं चला, अच्छा, वो फट गया। फरियाल तालपुर साहबा की बहुत 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 कोताहियाँ हैं, मैं ओपनली कहता हूँ। बिलावल साहब तो आते जाते रहते हैं, आते हैं ना, रोड पे हम देखते हैं उसको। आप लोगों से मिलने या शहर के नहीं, हालात वो उसकी माँ थी, गाँवों में जाती थी, घर में जाती थी, गोठों में निकल पड़ती थी, गरीबों के पास जाती, वो उसकी माँ। चलें, आप जो बात कह रहे हैं अल्लाह करे कि वैसा हो और हमारी जो आवाम है वो भी थोड़ी समझ और बूझ का मुजाहरा करे, वरना आप अपने इर्द गिर्द बढ़ते हुए मसाइल देखें और फिर आप जिन लोगों को चुन के असम्बलियों में भेजते हैं उनको देखें और फिर बाद में ख़ुद सोचें कि क्या आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं या नहीं। तो आपका दिमाग आपको जो जवाब दे उसके मुताबिक फ़ैसला करें।